हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपका बड़ा भाई आपके लिए लेकर के आया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि गदौली किताब का जो है। मतलब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यह जो चैप्टर मतलब हिंदी जो है दो किताब है। मतलब 10th में जो है हिंदी दो किताब है। कितना? 10th में हिंदी दो किताब है। पहला पहला का वर्णिका नाम है, क्या है? पहला का वर्णिका नाम है और दूसरे का गौदुली है। क्या है? दूसरे का गौदुली है। पहला किताब का नाम वर्णिका है और दूसरे का गौदुली है। क्या दोस्तों? गौदुली है। पहले का वर्णिका है, देखिए पहले का वर्णिका और दूसरे का गौदुली है। वर्णिका में जो है वर्णिका किताब जो इसमें कुल 5 चैप्टर है। कितना? 5 चैप्टर है। और गौदुली में जो है गौदुली में कुल 24 चैप्टर है। कितना? गौदुली में जो है कुल 24 चैप्टर है। पदखंड में 12 और गदखंड में 12। पदखंड में 12 और गदखंड में कितना है? 12। जैसा कि हमने आपको वर्णिका वर्णिका में जो 5 चैप्टर है, देखिए पहला है दही वाली मंगम्मा, दूसरा है ढहते विश्वास, तीसरा है माँ, चौथा है नगर और पांचवा है धरती कब तक घूमेंगे। यह सब जो है हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप यह सब पहले वीडियो पे अगर नहीं देखे हैं तो पहले यह सब वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आपको परेशानी ना हो इस वर्णिका चैप्टर से एक भी प्रश्न को समझने में। अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो मानिए कि आपका उस चैप्टर से मतलब वर्णिका के प्रत्येक चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, उनके बाद दोबारा जो आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको एक तरफ से समझ में आए। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए गौदुली किताब, गौदुली का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हम आज पहले इसके बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद हम अपना वीवीआई ऑब्जेक्टिव की ओर आपको ले चलेंगे। देखिए, जैसा कि हमने लिख रखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन। देखिए, इनके जो लेखक है, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। अंबेडकर है जाति प्रथा। श्रम विभाजन मतलब श्रम मतलब जो है श्रमिकों को बांटना, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा मतलब जो है जाति प्रथा के आधार पर काम को बांटना ही आज इनके बारे में भीमराव अंबेडकर जी जो है बताए हैं इस चैप्टर में। क्या? देखिए, भीमराव अंबेडकर, इसके लेखक कौन है? इनके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? इनके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले हम बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के मऊ नगर में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। कहा हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। और यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है मतलब भीमराव अंबेडकर जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा उससे लिया गया। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके एग्जाम में जो है यह प्रश्न बन सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है? तो श्रम विभाजन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है मतलब 1800 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है एक क्या है? एक भाषण। मतलब जो है यह जो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम विभाजन, पहले तो आप हमको इसके बारे में बता देते हैं कि यह क्या है। आपसे एग्जाम में इसका जो है प्रश्न बन सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। देखिए, इनको जो तो भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं, और भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और यह जो एक निबंध है, क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? प्रश्न में प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन में आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। और यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। मतलब देखिए, 1936 ईस्वी में, कब? 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में जो है
एक जाति पाति तोरक मंडल होता है, एक जाति पाति वार्षिक सम्मेलन होता है तोरक मंडल, जाति पाति तोरक मंडल होता है। क्या होता है 1936 ईस्वी में। और इस सम्मेलन, यह जो वार्षिक सम्मेलन था, इनमें जो है भीमराव अंबेडकर एक भाषण लिखते हैं जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। क्या है दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण होता है। वो जो मतलब जो है भीमराव अंबेडकर जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण लिखते हैं जो कि जाति पारिक तोरक मंडल में जो सम्मेलन हो रहा था 1936 ईस्वी में, वहां इनको यह भाषण बोलना था। और किसी कारण बस यह भाषण जो है रद्द हो जाता है। उस दिन का प्रोग्राम रद्द हो जाने के कारण यह जो है नहीं बोल पाते हैं, भाषण नहीं दे पाते हैं, और यह जो है अपनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पुस्तक में बदल देते हैं। क्या चीज में? पुस्तक में बदल देते हैं। और वही पुस्तक से यह जो लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वही पुस्तक से लिया गया। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया। और भीमराव अंबेडकर का जन्म हमने बताया कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में। कहा हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और यह जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद इनको जो है न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका भेज दिया जाता है। कहाँ? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। और इनको जो है बड़ौदा नरेश, मतलब बड़ौदा का एक राजा होता है नरेश, बड़ौदा नरेश, उनको इस किताब में वर्णन किया गया है बड़ौदा नरेश के नाम से। और वह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? न्यूयॉर्क भेजते हैं। और कुछ दिनों के बाद वह इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कहाँ? इंग्लैंड चले जाते हैं धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद। पहले तो देखिए, पहले अमेरिका जाता है। कहाँ जाता है? पहले अमेरिका जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ौदा नरेश के द्वारा इनको पढ़ाई करने के लिए, मतलब प्रारंभिक शिक्षा खत्म करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको बड़ौदा नरेश विदेश भेजते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका में। उनके बाद अमेरिका से वह इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। कौन है? 3 प्रेरक व्यक्ति। एक कबीर, क्या जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा, एक कबीर है, एक बुद्ध है और एक ज्योतिबा फुले है। क्या है? एक बुद्ध। मतलब इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति। जैसे देखिए, हम हो या आप हो, हमारे भी कोई प्रेरक व्यक्ति होंगे। मतलब हम किसी व्यक्ति से प्रेरक हुए होंगे कि उनको देखकर, अगर वो यह चीज है, मानिए कि यह आईपीएस ऑफिसर है, उनको देख करके हमको भी लगेगा कि हम भी एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। उनकी बात हो, जैसे कि आप बहुत सारे टीचरों का एक जो मतलब भाषण सुनते होंगे, कुछ बोलते होंगे, तो उनका प्रभाव आपके दिलों पर पड़ता होगा कि काश हम भी यह चीज बन पाते। मतलब उनको जो है उनका बोलना आपके जीवन के लिए प्रेरक बन जाता है। तो इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति होते हैं। क्या? 3 प्रेरक व्यक्ति होते हैं। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले। क्या होता है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रेरक व्यक्ति होते हैं। और उनके बाद यह आपका हो गया लेखक परिचय के बारे में। और इनके जो है बहुत सारे इन्होंने किताबें भी लिख रखी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम 3-4 किताबें बता देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी किताबें याद करने का कोई जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं खाली आप इतना याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला तो बुद्धा एंड हिज धम्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किसका लेखक, मतलब इनको जो है किसने लिखे थे? इनको भीमराव अंबेडकर। देखिए, पहला आपका क्या हो गया? बुद्धा एंड हिज धम्मा एक हो गया। दूसरा हो गया हु आर सुधराज। क्या हो गया? हु आर सुधराज। यह भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और देखिए, एक हो गया आपका द कास्ट इन इंडिया। क्या हो गया? द कास्ट इन इंडिया। और द कास्ट इन इंडिया हो गया आपका, हु आर सुधराज हो गया, बुद्ध एंड हिज धम्मा हो गया। और देखिए, हम नीचे में एक दो और जो किताब का नाम लिख देते हैं। एक तो आपके पास 3 किताब का नाम ये हो गया। मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा मायने हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आप इनको याद कर लीजिएगा ध्यान से। यह जो है आपके मतलब हम जो आप बताने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो बुद्धा एंड हिज धम्मा हो गया, हु आर सुधराज हो गया, और तीसरा आपका द कास्ट इन इंडिया हो गया, हु आर दे हो गया। देखिए, चौथा आपका हु आर दे हो गया। क्या हो गया? हु आर दे हो गया। चौथा आपका हु आर दे हो गया। क्या हो गया? देखिए,
हु आर दे आपका ये चौथा हो गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसा कि हमने बताया कि यह जो लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और यह एक भाषण है, क्या ये एक भाषण है, वह भी जो है किनके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए आपका क्या हो गया, बुद्ध एंड हिज धम्मा। दूसरा हो गया आपका द कास्ट इन इंडिया, बुद्ध हु आर शूद्राज। चौथा हो गया हु आर दे। अब पांचवा हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और चौथा देखिए आपके सामने तो 5 हम बता दिए, और छठा हो गया द अनटचेबल। क्या हो गया, द अनटचेबल, अनटचेबल, द अनटचेबल। ये आपका देखिए 6 हो गया। एक द अनटचेबल, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, और हु आर शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये आपका 6 जो है, यह 6 जो है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है कि यह इन्हीं 6 में से एक आपके एग्जाम में आएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं। ये तो आ गया आपका लेखक परिचय के बारे में, हमने आपको लेखक परिचय के बारे में बता दिए। और इनके बाद हम ले चलते हैं कहानी की ओर। कहानी यह जो है बहुत शॉर्ट माध्यम, मतलब बहुत छोटा माध्यम में यह कहानी है। देखिए इनमें जो है इनके जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके मतलब इस कहानी में बोलते हैं कि सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, मतलब अभी का सभ्य समाज जो है जाति पाति, मतलब जाति पाति जो है, जाति पाति के आधार पर श्रम को बांटते हैं, मतलब काम को जाति पाति के आधार पर बांटते हैं। देखिए कैसे इनमें बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति पाति के आधार पे कि, हम आपको पहले इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन, मतलब जाति पाति को श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन जाति पाति, भीमराव अंबेडकर जो है श्रम मतलब आधुनिक सभ्य समाज जो है, आधुनिक सभ्य समाज मतलब अभी आधुनिक सभ्य समाज जो है इनको श्रम के आधार पर बांटते हैं। मतलब आधुनिक सभ्य समाज मतलब अभी के जो समाज है श्रम के आधार पर जाति पाति को बांटते हैं। कि जैसे देखिए कि आपने देखा होगा कि जैसे कि दलित समाज से भीमराव अंबेडकर कौन से समाज से आते थे, दलित समाज से। जैसे कि आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि इस कास्ट के लोग यह काम करेगा, इस कास्ट का लोग यही काम करेगा। यही होता है, क्या होता है, यही होता है जाति प्रथा, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, मतलब जाति के आधार पर कामों को बांटना। इसी पर जो है विडंबना किए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यह चीज गलत है। किस प्रकार गलत है, देखिए आप ही सोचिए कि देखिए जैसे कोई लोग किसानी, जैसे किसी के जैसे देखिए कोई लोग किसान है, मतलब पहले क्या होता था, पहले क्या चलता था, इनमें बताया गया कहानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जैसे कोई लोग किसान है ना, तो उनका बेटा भी क्या करेगा, किसानी ही करेगा। क्या करेगा, किसानी ही करेगा। अगर कोई काम, जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उनका बेटा भी वही काम करेगा। ये पहले यह प्रथा थी, क्या थी, यही प्रथा पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विडंबना किए। क्या किए, विडंबना किए, मतलब इसको दोष ठहराए हैं कि यह काम गलत है। किस प्रकार से यह काम गलत है। देखिए अगर कोई किसी के पिताजी किसानी करते हैं, अगर उनका बेटा का मन किसानी में नहीं लगता है, क्या करता है, किसानी में मन नहीं लगता है, तो क्या करे वो इस प्रकार तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि उसको किसानी करने में मन ही नहीं लगेगा। क्या होगा, देखिए जाति के आधार पर अगर किसी को काम बांट दिया जाता है, अगर वो मतलब उनके बेटे को मानते हैं कि उनके पिताजी वह काम कर लेते हैं, वह अपने काम में मतलब उस काम में निपुण रहते हैं, अगर उनका पुत्र उस काम में निपुण नहीं होगा तो वह समझिए तो एक तरह से बेरोजगार हो जाएगा, तो उसको दूसरा काम करने का हक ही नहीं होगा। इस तरह से वही इसी पे विडंबना करते हैं कि आधुनिक समाज जो है, आधुनिक समाज मतलब आजकल के समाज जाति पाति मतलब श्रम विभाजन को अच्छा मानते हैं। क्या करते हैं, बांट दिए श्रम विभाजन को, जाति पाति को श्रम विभाजन के आधार पर बांट दिए। आधुनिक समाज मतलब होता है अभी का समाज, आधुनिक समाज, इनको बांट दिए। इसी पर विडंबना करते हैं कि यह चीज नहीं होना चाहिए, यह काम गलत है। क्या होना चाहिए, यह काम जाति के आधार पर
मतलब श्रम के आधार पर जाति को नहीं बांटना चाहिए। और अभी के समाज इनको कार्य कुशलता के लिए सही मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए अभी के समाज इनको सही मानते हैं। मानते हैं कि सही है, मगर अगर वो उनको इस काम में निपुण ना हो, अगर उनके पिताजी कुछ और काम करता हो और उनका पुत्र को उस काम में मन नहीं लगे, तो यह जो क्या है, यह बहुत खराब चीज है। और इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या होगी? बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। और यह जो है भीमराव अंबेडकर यह नहीं चाहते हैं। और क्योंकि भीमराव अंबेडकर खुद एक दलित परिवार से आते हैं। किससे? भीमराव अंबेडकर एक खुद दलित परिवार से आते हैं और वह इनके बारे में भली भांति जानते हैं कि यह चीज गलत है। क्या है? यह चीज गलत है। इस प्रकार इस कहानी में इसका वर्णन किया गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यह चीज नहीं होना चाहिए। तो ठीक यही इस कहानी में पूरा चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है कि यह चीज नहीं होना चाहिए। और हम आपको लेके चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर, ताकि आपको अच्छे से समझा सके और आप भी अच्छे से समझ सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं 1 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 1 नंबर में देखते हैं क्या लिखा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? हमने पहले ही आपको बता दिए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली प्रश्न 2 की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? हमने कहानी मतलब लेखक परिचय के बारे में बताते हुए समय ही हमने बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नगर में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891। दो का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली प्रश्न 3 नंबर की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी तुरंत हमने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ राज्य पूछा जा रहा है। कहाँ क्या पूछा जा रहा है? राज्य पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न यह भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कहाँ हुआ था? महू नगर में। कहाँ हुआ था? किस नगर में? महू नगर में। मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम मतलब नगर में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली प्रश्न 4 की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? देखिए मतलब यह जो है मतलब देखिए गोदुली में भी 2 खंड मतलब एक पंदखंड होता है और एक गदखंड होता है। और यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपसे पूछा जा सकता है यह किस गदखंड मतलब यह किस खंड का है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस खंड का है? तो यह गदखंड का है। क्या है? गदखंड से लिया, गदखंड का है। यह गदखंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? मतलब गद्य का मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। और आपसे पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं उत्तर की ओर। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न 5 की ओर। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? देखिए यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनको जो है भीमराव अंबेडकर इंग्लिश में लिखे थे। किसमें? इंग्लिश में लिखे थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भीमराव अंबेडकर जी इंग्लिश में लिखे थे। और देखिए हमारे प्राचीन और वर्तमान में भी बहुत सारे लोग जो है बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं। मतलब बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं और अक्सर जो है हिंदी को समझते हैं। अक्सर समाज के लोग हिंदी को अच्छे से समझते हैं। इसलिए यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर इंग्लिश में लिखे थे। और यह जो आज है मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? इसको ललई सिंह यादव
मतलब ललई सिंह यादव श्रम विभाजन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को मतलब जिससे लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिंदी में अनुवाद कौन करते हैं? ललई सिंह यादव। कौन करते हैं दोस्तों? ललई सिंह यादव हिंदी का अनुवाद करते हैं, मतलब इंग्लिश का अनुवाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर इंग्लिश में लिखे थे, उसके बाद इन्होंने हिंदी में क्या? ऑप्शन नंबर ललई सिंह यादव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 6 की ओर। भारतीय संविधान की निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी, तो इन्हें तो राष्ट्रपिता कहा जाता है और इन्हें भीमराव अंबेडकर। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर सही हो जाएगा। मतलब संविधान का निर्माता, मतलब देखिए भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने संविधान का निर्माण किया था और संविधान का निर्माण कितने समय में किया था? संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 7 की ओर। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक है, मतलब हमने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति, मतलब जिस प्रकार हमारे भी प्रेरक, मतलब हमने जिस व्यक्ति की बात सुनकर हमारे मन में प्रेरक मतलब कुछ करने की भावना जगी है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरक व्यक्ति कहते हैं। मतलब हम किससे प्रेरित हुए, किसकी बातों को सुनकर हम प्रेरित हुए, वही पूछा जाता है। तो महात्मा मतलब भीमराव अंबेडकर जो है तीन देख बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा मतलब ज्योतिबा फुले जो है इनकी बातों को सुनकर भीमराव अंबेडकर प्रेरित होते हैं। तो 7 का भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक कौन रहे हैं? ए बुद्ध, ये भी हो जाएगा, कबीर ये भी हो जाएगा, सी ज्योतिबा फुले, तो डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 8 की ओर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मतलब हमारे देश जिस समय गुलाम था उस समय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि आदर्श समाज की जब स्थापना होगी ना तो हमारा मतलब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब स्वतंत्रता होगी, मतलब समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता होगी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब आपको जाति मतलब श्रम विभाजन के आधार पर जाति पाति मतलब जाति के आधार पर नहीं तोड़ा जाएगा। अगर आप किसी भी कास्ट से आते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वही बोला जाता है। जब आदर्श समाज की स्थापना होगी तो स्वतंत्रता होगी, लोगों को समानता मिलेगा, सभी लोग कोई भी काम कर सकते हैं, तो यह क्या हो गया? समानता हो गया। उच्च गरीब कुछ भी हो, सब कोई भी काम कर सकता है। भ्रातृत्व और भाईचारे की भावना जगेगी, पर आधारित होगा, किसने कहा? यह जो बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं अपनी भाषण मतलब अपनी निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसमें लिखे थे, इसी से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगली प्रश्न 9 की ओर। आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? मतलब देखिए अगर आधुनिक समाज कार्य कुशलता को श्रम विभाजन मानते हैं, मतलब श्रम विभाजन मतलब अगर श्रम का विभाजन करेंगे तो लोग अपनी कार्यों में कुशल होंगे, या आधुनिक सभ्य समाज के लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? कार्य कुशलता के लिए। अगर बांट देंगे, अगर लोगों को बांट देंगे काम, तो वह अपने कार्यों में क्या होंगे? निपुण होंगे। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि आधुनिक समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए अच्छा मानते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कार्य कुशलता के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 10 की ओर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है, क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो क्या हो जाएगा? देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। किस प्रकार?
अगर जाति पाति मतलब जात को बांट करके और उसको श्रम विभाजन मतलब काम को दे दिया जाए, अगर उस काम में निपुण नहीं हो पाता है तो वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा और वह इस प्रकार बेरोजगार हो जाएगा, जो कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 11 की ओर देखते हैं। 11 में क्या लिखा है? संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? अछूतों पर, स्त्रियों, मजदूरों, अपर्युक्त सभी। देखिए संविधान निर्माता मतलब संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वो उसके अनुसार आदर्श समाज जो है मतलब जिस प्रकार आदर्श समाज की स्थापना होगी किस प्रकार होगी? अछूत मतलब छुआछूत कहीं कुछ नहीं होगा, स्त्रियों का सम्मान किया जाएगा, मजदूरों का सम्मान किया जाएगा, मतलब प्रत्येक मजदूर कोई भी काम कर सकते हैं, इन्हें मतलब यही कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? उपर्युक्त सभी। अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न बुद्धा 12, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? हमने बताया कि इनके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न 13 की ओर। हु आर सुधराज, यह भी जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया यह एक पुस्तक है। क्या है? हु आर सुधराज जो पुस्तक है यह जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 का हु आर सुधराज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगली प्रश्न 14 की ओर। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। मतलब जब लोकतंत्र होगा मतलब लोगों का शासन, मतलब लोग जो चाहेंगे वही हो सकता है। मतलब लोग चाहेंगे कि हम इस सरकार को बनाएंगे तो वो इस सरकार को बनाएंगे। वो चाहेंगे कि ये सरकार अगर गलत काम कर रहा है तो उसको उखाड़ फेंकेंगे तो वो उसके गद्दी पर से उखाड़ भी फेंकने का क्षमता रखते हैं। और लोकतंत्र जो है सभी मजदूरों, सभी वर्गों के लोगों को किसी भी काम को करने का अधिकार देता है। इसलिए इसे बोलते हैं कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। 14 का आंसर लोकतंत्र भी हो जाएगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। चलिए अगली प्रश्न 15 की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? हमने यहाँ पे बता दिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1956 में। कब? 1956 में दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 1956 ईस्वी में कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ 1956। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 16 की ओर। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? जैसा कि हमने कहानी मतलब लेखक परिचय बताने वक्त ही हमने आपको उस समय भी बता दिया था कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। किनका जन्म? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म। देखिए 16 का प्रश्न, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? तो किनका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न 17 की ओर। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास है। क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? वो विडंबना मतलब इन पर जो विडंबना करते हैं कि यह काम गलत है। विडंबना मतलब उन पर जो क्या करते हैं, उन पर जोर डालते हैं कि यह काम गलत है, मतलब उसका विरोध करना। विडंबना करना मतलब विरोध करना। विडंबना का अर्थ है क्या? उपहास मतलब शोक कि यह काम गलत है। क्या है? यह काम गलत है। श्रम विभाजन के आधार पर जाति पाति को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, यह भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपहास हो जाएगा। 17 का विडंबना का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी उपहास। चलिए 18 का प्रश्न देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। 19 का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के परोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मानव मुक्ति के परोधा। मानव मुक्ति के 19 का प्रश्न, मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी
सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। हमने उसी में टिक लगाया था, मुंह से निकल गया बी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था, यह जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है पहले से, यह क्या है, यह एक रचना है किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, द कास्ट इन इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है। हमने लेखक परिचय बताते वक्त हमने वहां पे बताया था इन छह जो भीमराव अंबेडकर जी का रचना है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, हु आर शूद्राज, और आपका हो गया द कास्ट इन इंडिया, और हमने यहाँ पे लिख रखा था द अनटीचेबल, हु आर शूद्रा, और हु आर दे, क्या हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह 6 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 20 का प्रश्न, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा द कास्ट इन इंडिया लिखा गया था। देखते हैं अंतिम प्रश्न 21 की ओर, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। हमने आपको लेखक परिचय में बताया कि बड़ौदा नरेश, किनके, बड़ौदा नरेश के आदि, मतलब बड़ौदा नरेश के आधार पर, बड़ौदा नरेश जो इनको उत्साहित किए कि आपको जितना भी पैसा की जरूरत पड़ेगा हम वो देने के लिए तैयार है और आप पढ़ाई करने के लिए जाइए। तो बड़ौदा नरेश की आज्ञा पर ही भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क जाते हैं, कहा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, बड़ौदा नगर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बड़ौदा नरेश सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों अगर आप यह इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और आप एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप यह वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।